नमस्कार। इतिहास केवल ताम्रपत्रों, ग्रंथों और अभिलेखों में ही कैद नहीं रहता, बल्कि वो लोक जीवन की स्मृतियों, कहावतों और किस्सों में भी सांस लेता है। भारत जैसी विशाल परंपराओं वाले देश में तो ये और भी स्पष्ट है, जहाँ ऋग्वेद जैसे आदि ग्रंथ पीढ़ियों तक श्रुति परंपरा से चले और बाद में लिपिबद्ध हुए। हमारे यहाँ अक्सर वही बात इतिहास बन गई जो लोक मान्यता के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती और मानी जाती रही, चाहे उसकी सच्चाई संदिग्ध ही क्यों ना हो। विंध्य क्षेत्र भी ऐसे ही अनगिनत किस्सों और मान्यताओं से भरा पड़ा है। यहाँ के बड़े बूढ़ों की जबान पर आज भी कुछ ऐसे प्रसंग सुनने को मिलते हैं जो प्रमाण से अधिक विश्वास पर टिके हैं। इन्हीं में एक लोकप्रिय किंवदंती है बिजायत की। कहते हैं रीवा के राजघराने के पास एक अनुपम रत्न जड़ित बाजूबंद हुआ करता था, जिसे बिजायत कहा जाता है। यह किस्सा सच है या कल्पना, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इसकी लोकप्रियता ने इसे लोक इतिहास का हिस्सा बना दिया। तो चलिए पहले जानते हैं बिजायत का किस्सा और उसके बाद थोड़ा सा उसके इतिहास की भी पड़ताल करेंगे। कुछ पुरानी बात है, रीवा राज्य में एक बहेलिया रहता था, जिसकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। एक दिन वो शिकार करके लाया और स्त्री को मांस पकाने के लिए दे दिया। उसकी स्त्री मांस धो रही थी, तभी जाने कहां से एक चील आई और मांस का एक छोटा सा टुकड़ा पंजों से उठाकर उड़ने लगी। ये देख बहेलिया की स्त्री ने तेज स्वर से चिल्लाया, जिसके कारण उड़ती हुई चील के पंजों से मांस का टुकड़ा गिर गया। ये सब देखकर उसकी स्त्री हंसने लगी। पत्नी को यूं रहस्यमयी ढंग से हंसते देख पति ने इसका कारण उससे पूछा। स्त्री ने जवाब दिया, बस ऐसे ही। लेकिन पति को उसके जवाब से संतोष नहीं हुआ और बार बार वो पूछने लगा। स्त्री बार बार मना कर देती थी। इसके बाद बहेलिया को लगा कि जरूर ये किसी पर पुरुष को देखकर हंसी है, इसीलिए वो बता नहीं रही। पति ने उससे कहा, तुम जरूर किसी दूसरे पुरुष को देखकर हंसी हो, इसीलिए हमें बता नहीं रही। अगर तुमने अपनी हंसी का कारण नहीं बताया तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। अपने चरित्र पर संदेह होते देख स्त्री ने सोचा, अगर मैंने अपनी हंसी का कारण बता दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने नहीं बताया तो मेरा पति मेरे चरित्र पर शक कर मुझे घर से निकाल देगा। इसके बाद मैं कलंक से मर जाऊंगी। मृत्यु तो मेरी दोनों ही परिस्थितियों में तय है। ये सोचकर पत्नी ने कहा, चलो अपनी हंसी का रहस्योद्घाटन मैं राजा के सामने ही करूंगी। दोनों पति पत्नी राज दरबार पहुंचे। घटना के बारे में जानकर राजा ने कहा, तुम मुझसे कहो, तुम्हारी हंसी का क्या कारण है? स्त्री ने कहा, महाराज, हंसी का कारण बताते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। मेरी बात आपको विस्मयकारी और अविश्वसनीय लगेगी, लेकिन सुनिए, मैं कहती हूँ। महाराज, महाभारत युद्ध के समय मैं भी एक चील थी। एक दिन भीषण युद्ध में कौरव योद्धा भूरिश्रवा का हाथ अर्जुन के बाण से कटकर गिरा। मैं उस हाथ को उठाकर कुरुक्षेत्र से उड़ चली और यहाँ इतनी दूर तक बिना रुके और बिना थके उड़ती रही। यहाँ आकर एक विशाल वट वृक्ष पर मैं बैठी, लेकिन मेरे अत्यधिक भार को वो विशाल वट वृक्ष की डाल संभाल नहीं सकी और वो टूट गई। इसके साथ ही वो कटा हाथ भी कुएं में गिर गया। आज जब मैंने देखा कि एक चील मेरी डांट से छोटा सा मांस भी न संभाल सकी, तो मुझे अपने उस रूप की याद आई जब मैं कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक इतना भारी हाथ उठाकर लाई थी। तो महाराज, इसी के कारण मैं हंसी थी, किसी पर पुरुष को देखकर नहीं। ये सुन राजा ने कहा, मैं कैसे मानूं, तू सत्य कह रही है? जवाब में स्त्री ने कहा, उस कटे हुए हाथ में एक बहुमूल्य बाजूबंद जड़ा था। तो महाराज, आप मेरे द्वारा बताए गए उस कुएं को साफ करवाइए, वो बहुमूल्य बिजायत वहां आपको मिल जाएगी। वही मेरी सत्यता का प्रतीक होगा। इसके बाद वो बहेलिया की स्त्री भूमि पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने उस कुएं की सफाई कराई और वो बहुमूल्य बाजूबंद उन्हें प्राप्त हो गया। अब ऊपर हमने जो कहानी बताई उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। इस घटना में वर्णित रीवा का राजा कौन था, ये भी लोग अलग अलग बताते हैं। हमने भी बिजायत का किस्सा सुन रखा था। मन में ये जिज्ञासा हुई कि आखिर वो बहुमूल्य बाजूबंद अब कहाँ है, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। ये बहुत सारी रिसर्च के बाद बिजायत का किस्सा हमें मिल गया। कोठी राज्य के दीवान जीतन सिंह की किताब
रीवा राज्य दर्पण में उसे पढ़कर जो एक बात क्लियर हुई है वो ये कुस्सा जुड़ा तो रीवा और विंध्य से ही है, लेकिन रीवा राजघराने से उसका कोई संबंध नहीं है। वेणुवंश या बेन वंश का शासन उस समय रीवा के तराई अंचल और प्रयाग के आसपास के क्षेत्रों में था। इनकी राजधानी उस समय झूसी हुआ करती थी। इस घटना के समय वहां का राजा गणपत शाह था। स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार चंदेल और कलचुरियों के पतन के बाद इस क्षेत्र में कई गैर क्षत्रियों ने भी अपने छोटे छोटे ठिकाने स्थापित कर लिए थे। इनमें मुख्यतः कोल थे, जिनके कम से कम 4 ठिकानों के बारे में हमें ज्ञात है। इनमें से एक त्योंथर के पास था। बाद में इन कोलों के ऊपर भूरतिया जाति के लोगों ने आक्रमण कर उनकी गढ़ी पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर झूसी के वेणुवंशी राजा गणपत शाह ने इस क्षेत्र को जीत लिया। वर्तमान त्योंथर की गढ़ी का निर्माण इसी राजा द्वारा करवाया गया था। गणपत शाह ने ही झूसी की जगह त्योंथर को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि वो स्थान 2 नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण अत्यंत सुरक्षित था और झूसी जैसे ही था। दरअसल त्यों का अर्थ होता है वैसा ही और धर का अर्थ है स्थल, अर्थात वैसा ही स्थान। रीवा में त्योंथर क्षेत्र में वेणुवंशियों का शासन बहुत दिनों तक रहा है। कहते हैं भूरतिया समाज के कुछ सयाने लोग आज भी त्योंथर में पानी नहीं पीते, क्योंकि उनके पूर्वजों को यहाँ से अपमानित करके निकाला गया था। खैर, बाद में जब बघेलों का आगमन यहाँ हुआ तो उन्होंने समस्त क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया। बाद में 16वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह ने अपने छोटे भाई नागमल देव को ये क्षेत्र दे दिया, जो क्योटी में रहकर इस क्षेत्र पर शासन किया करते थे। लेकिन सामंत के रूप में वेणुवंशियों के कई ठिकाने यहाँ महाराज रघुराज सिंह के समय तक रहे हैं। सोनौरी के वेणुवंशी ठाकुर बाबू जगमोहन सिंह 1857 की क्रांति में सक्रिय भागीदार हुआ करते थे। भूरिश्रवा की बांह कटने की कथा महाभारत में भी वर्णित है, जिसके अनुसार युद्ध के 14वें दिन कौरव पक्ष के भूरिश्रवा और पांडव पक्ष के सात्विकी के मध्य युद्ध हो रहा था। यद्यपि सात्विकी महारथी था, परंतु प्रातःकाल से युद्ध कर रहा था। सात्विकी अब तक थक चुका था, उसका रथ भी टूट चुका था। इस मौके का फायदा उठाते हुए भूरिश्रवा ने उससे मल्ल युद्ध करते हुए लात के प्रहार से भूमि पर गिराकर बाएं हाथ से उसकी चोटी पकड़कर दाएं हाथ में तलवार लेकर उसका गला काटने लगा। कुछ ही दूर युद्ध कर रहे अर्जुन ने जब यह दृश्य देखा तो श्री कृष्ण की प्रेरणा से भूरिश्रवा पर तीर चला दिया, जिसके कारण तलवार पकड़े हुए उसका दाहिना हाथ कटकर पृथ्वी में गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर भूरिश्रवा अत्यंत क्रोधित हुआ और अपनी कटी हुई भुजा को अपने बाएं हाथ से उठाकर अर्जुन की तरफ फेंक दिया। अब इस बिजायट की कहानी में सत्यता कितनी है, साक्ष्यों के अभाव में यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी लोक में प्रचलित है। इसीलिए इन लोक कथाओं को एकदम झुठलाया भी नहीं जा सकता। ये कथाएं केवल कल्पनाएं मात्र नहीं होती हैं, इनमें इतिहास और धर्म का मिश्रण भी रहता है, मिथक के तौर पर ही सही। ये बिजायट की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें शब्द साची विंध्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।